और जानकारी लेते हैं। हमारे बीच में चंपा वर्मा जी आ चुकी हैं। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हिंद मजदूर सभा की सदस्य हैं और आज राष्ट्रीय सचिव हैं और आए दिन महिलाओं का किसी तरीके का उत्पीड़न है तो चंपा वर्मा से संपर्क किया जाए तो हल हो जाती हैं समस्याएं। और आज किसानों का जो आंदोलन था वो उसमें भी भागीदारी थी और आज फिर मैडम इस बात किसी तरीके से मोदी सरकार के कामों से घूम रहे हैं। तो आपने भी कहा कि मैं साफ लेकिन सरकार का एक ही मुख्य उद्देश्य रहता है कि वो सत्ता में आए और देश को चलाए। उसके कर्तव्य है कि देश की प्रजा का ध्यान रखे और डेमोक्रेटिक सिस्टम से काम हो। लेकिन जो अभी सरकार है वो उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की सरकार मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ऐसे किए हैं कि जितने भी मजदूरों के या श्रमिकों के या किसानों के जो हक थे उनको एक तरफ रखकर सारे काम वो पूंजीपतियों के उसमें कर रहे हैं। जैसे कि किसानों के 3 कानून बना दिए, जीएसटी लगा दिया, आज टैक्स माफ कर दिए उद्योगपतियों के। और आप देखिए कि छोटे से छोटा जो वर्कर है या वर्कर भी नहीं है, एक गरीब है, वो भी टैक्स भरता है आज की डेट में। मैडम क्या डेमोक्रेसी ये कहती है कि एक अपर कास्ट का व्यक्ति एक छोटी कास्ट के व्यक्ति के चेहरे पे पेशाब कर दे? देखा ना आपने मध्य प्रदेश का कांड, मणिपुर का भी देखा आपने। क्या ये डेमोक्रेसी यही कहती है कि इस भारतवर्ष की उन महिलाओं को जिनको पूजा जाता है उन्हें नग्न घुमाया जाए? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है मणिपुर की, और हमारे देश में अभी क्या हो रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यदि देश को बचाना है तो हमें सारे जो लोग आज इकट्ठे हुए हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इसी तरह के आंदोलन हमको करना पड़ेंगे। हमको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। बाहर विदेशों में ये पताका फहरा रहे हैं हमारे देश की, और देश के अंदर ही जहाँ कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और जिस देश में महिलाओं को यदि इस नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है तो इससे घटिया और शर्मनाक घटना कोई नहीं होगी। अगर इसी तरह से चलता रहा है तो देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश को बचाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर, जैसे आज यहाँ ताल कटोरा स्टेडियम में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इकट्ठे होकर ही हमें नहीं काम चलेगा, क्योंकि अभी भी जो सरकार की रणनीति है वो हमको आपस में लड़ाने की है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी वर्ण के नाम पर हमको तोड़ा गया है और काटा गया है, मारा गया है। सदियों गवाह है, लेकिन आज भी सभ्यता और संस्कृति बच रही है, क्योंकि हमारे यहाँ भाईचारा आज भी है। अगर दिवाली में अली है तो रमजान में राम है। हम कहीं अलग नहीं है, केवल ये सियासतों की ये है जो हमको लड़ा रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि आज यहाँ से हमको संकल्प लेकर जाना चाहिए, और सारे तमाम, केवल मजदूर नहीं, किसान नहीं, बेरोजगार नहीं, समाज का हर तबका, मजदूरों का हर तबका, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। आज आप देखिए कि केवल गरीबों पर ही तलवार नहीं है, केवल मजदूरों पर ही नहीं है, केवल किसानों पर ही नहीं है, जो कर्मचारी, जो परमानेंट कर्मचारी काम करते हैं, जितने भी हमारे विभाग हैं, चाहे सेल ले लो, भेल ले लो, रेल ले लो, एयर ले लो, सबके कर्मचारियों में कटौती की जा रही है और सबको निजीकरण हाथों में बेचा जा रहा है। रेलवे को बेचने की साजिश है, एयर इंडिया को बेच दिया। तो ये बड़े जो जहाँ बड़े कर्मचारी हैं उनके भी जो खाली पद है उनको भरा नहीं जा रहा, वहाँ भी कार्य का भार बढ़ रहा है। और जो 8 घंटे हमारे मजदूरों ने सीने में गोलियां खाकर, फांसी पर चढ़कर जो निश्चित करवाए, आज इस देश के अंदर चाहे परमानेंट विभाग हो और चाहे असंगठित क्षेत्र में काम करें, चाहे निजीकरण के काम उसमें काम करें, 8 घंटे से बढ़कर 12-12 घंटे हम काम कर रहे हैं। तो 12 घंटे जो शहीद होकर लिए, और भी कहीं मिनिमम वेतन नहीं है, रोजगार सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। और महिलाओं की स्थिति तो आज ये हो गई कि जो मणिपुर की है, मुझे तो लगता है हर जगह अगर ऐसा होने लगा तो कैसे चलेगा। मैडम 2014 से लेकर अब 2000
23 चल रही है, आपके पास में बचा क्या है सरकार का दिया हुआ, या जो महापुरुषों ने जो आपके लिए जो कुर्बानियाँ दी थी, आप उनमें से कुछ ऐसे आइटम मुझे बता दीजिएगा जो आपके पास बचा है, जो बर्बाद नहीं है। अभी सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ बची है, हमारा अपनापन, हमारी एकता, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति। आज भी गरीबों में निवास करती है, मजदूरों में निवास करती है, इस देश की प्रकृति में निवास करती है। लेकिन इस देश को बर्बाद करने में जो सत्ता में रहता है, चाहे वो राजा हो, चाहे सरकार हो, उनका एक ही प्रकार है सत्ता में रहना। तो मैडम, सत्ता में रहने के लिए क्या महिला को नग्न घुमाया जाएगा, या किसी के चेहरे पर पेशाब कर दिया जाएगा, मटके को हाथ लगा दो, एक छोटे से बच्चे को मार दिया जाएगा? ये केवल जो सत्ता में राजनीतिक में जो बैठे हुए ऊपर लोग हैं, ये उनकी चालें हैं। वरना आज भी ज़मीन पर हम सब एक हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई उच्च कास्ट का है न कोई निम्न कास्ट का है। तो चुनाव के समय क्यों आता है, हिंदू मुस्लिम चुनाव के समय क्यों आता है? हमको समझना चाहिए। क्या आप समझा नहीं पा रहे हैं आम जनता को? आम जनता कहीं ना कहीं तो कमी है। आज अगर हमारे अंदर हम बातें करते हैं जी, लेकिन हम काम कम करते हैं, बातें अधिक करते हैं, ये सच्चाई भी है। आज जो यहाँ मैं बिल्कुल सच बात कह रही हूँ, अगर वाकई में दिल से एक हो जाए तो दुनिया की कोई, ये सरकार तो क्या, दुनिया की कोई ताकत भारत को बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन आज हमारे कहीं ना कहीं दिखावे के तौर पर या पार्टियों के तौर पर या सत्ता के तौर पर, ये जो भी समझ लें, आज भी दिलों में प्यार की कहीं न कहीं लड़ने की क्षमता में कमी है, इसलिए हम पीछे हैं। वरना तो ये देश जब अंग्रेजों को भगा सकते हैं, मेरी बात सुनो, 712वीं ईस्वी में 712वीं ईस्वी में भारत में पहली बार मीर कासिम यहाँ आया था, मुस्लिम आक्रमण किया उसने। उसके बाद गजनवी आया, गोरी आया, चंगेज खां आया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर गुलाम वंश आया, फिर मुगल वंश, लोधी वंश आया, खिलजी वंश आया, खिलजी के बाद लोधी आया और फिर मुगल आए, और फिर मुगलों के बाद अंग्रेज आए। इतने सालों का इतिहास आप देख सकते हैं, हमारे देश को कि कोई ख़त्म नहीं कर पाया। आज भी अगर तब हम एक साथ होकर लड़ते थे, लेकिन आज अंग्रेजी जैसी स्वतंत्र सरकार को जो व्यापार करने आई यहाँ और राज्य करने लग गई, उसको ही भारत के वासियों ने एक होकर, उस वक्त जब देश की आज़ादी का आंदोलन चला था, उस वक्त कोई न हिंदू था न मुस्लिम था, न सिख था न ईसाई था, सभी एक थे, न कोई छोटा था न कोई बड़ा था। मजदूर, जहाँ मजदूर मिलों में काम करते थे, वो भी अपने काम छोड़कर ओवर टाइम करने लगे, प्रोडक्शन खत्म नहीं होने दिया, कारखानों को बंद नहीं होने दिया। एक भाई ने दूसरे भाई की जिम्मेदारी ली, और देश की आज़ादी में महिलाओं का, नौजवानों का, सबका योगदान है। अच्छा, मतलब चलते चलते मेरा अंतिम सवाल है कि 2024 जो आ रही है, ये लोकतंत्र का जो पर्व आ रहा है, क्या लगता है कि इसमें आप कुछ बदलाव कर पाएंगे? कोशिश, कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं है। कोशिश हमारी जारी रहेगी, पर पूंजी बहुत हावी हो चुकी है, सत्ता बहुत पावरफुल हो चुकी है, लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि अभी भी हम दिल से एक हो जाए तो ये सत्ता को गिराने में या सत्ता को बनाने में, हम उसको गिराने की कोशिश नहीं करते। हमारी तो मांग यही है कि जो हमें चाहिए वो आप दें और सत्ता में बैठे रहें, हजारों साल शासन करें, देश को चलाएं, संविधान को नष्ट नहीं करें और देश की सभ्यता। आप सब पक्ष में हैं कि वो सत्ता में बने रहे, क्योंकि उनकी सरकार खुद कहती है, उनके नेता कहते हैं हम 50 साल तक वो गिराने वाले हैं, तो आप भी उनके पक्ष में? मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ। अगर वो जो हमारी मांगे हैं आज, जो हमारी इतने सालों से, जिनके 2014 से लेके अब तक जो देश में किया है, उसको खत्म करके वाकई में जो हमारे नियम है, हमारे श्रम कानून है और हमें सुरक्षा का, और ये जो हमारे हैं, इनको अगर वो सुरक्षित रखती है तो हम कभी नहीं। तो आप 2024 में परिवर्तन नहीं चाहते? नहीं, हम चाहते हैं। यदि सत्ता में बैठे हुए इन्होंने अभी इस दौरान अगर 2 या 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, जो ये 6 महीने अभी हमारे बीच में, अगर इन्होंने हमारे पक्ष में काम नहीं किया तो
सत्ता को गिराने की साजिश करेंगे और सत्ता को गिरा कर रहेंगे। क्योंकि तो अब तो चुनाव वायदे करेंगे, 15 लाख रुपए देंगे, आप किसानों का अब हमारे भी नौकरियाँ दे देंगे, फिर कहेंगे कि आप जब धरना प्रदर्शन करेंगे, ये तो जुमला था। लेकिन वो अगर हमारे साथ इस तरह छल कपट करते हैं तो अब हमें भी समझना चाहिए कि सत्य के लिए, न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए गीता में भी कहा है कि अपने हमारे अधिकार, सत्य और न्याय के लिए, धर्म के लिए और समानता की रक्षा करने के लिए यदि हमारे सामने हमारा भाई भी आए तो हमें उसको भी नहीं बख्शना चाहिए। हम उस गीता के उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे अधिकारों के बीच में नारी के अस्तित्व को जिस तरह से द्रौपदी का चीरहरण किया था, उनका अधिकार छीन लिए थे, ये हमारे वही अधिकार है, वही नारी का चीरहरण है। अगर इस तरह होगा तो हम भी कृष्ण की नीति अपनाकर हमारे सामने चाहे कोई भी आए हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम यही कहेंगे, मैं कहती हूँ कि हम परिवर्तन करेंगे, हम ठान चुके हैं अपने मन में, हर जालिम से टकराएंगे, कोई बने रुकावट अधिकारों में हम आगे बढ़ते जाएंगे या सरकलम करते जाएंगे। हम वो भगत सिंह और सतगुरु की तरह हम ये नहीं करेंगे कि हम फांसी पर चढ़ जाएं, हम फांसी पर चढ़ाएंगे। एक मर्डर किया तो एक उम्र कैद, 10 मर्डर किए तो उम्र कैद, 1000 मर्डर किए तो उम्र कैद। आज भी हमारे बीच में ऐसे नौजवान हैं जो डरेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे भी, मारेंगे भी और मरेंगे। जिस तरह से किसानों ने 700 किसान मरकर उन्होंने अपने अधिकार बचा लिए, उसी तरह से भारत की अस्मिता को, स्त्रियों की पवित्रता को, स्त्रियों के अधिकारों को, उसकी सुरक्षा को, नौजवानों के रोजगार को, बेरोजगारी को खत्म नहीं किया, गरीबी को खत्म नहीं किया, तो आने वाले समय में हम इस देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम उस तक आर पार की लड़ाई और संघर्ष करने की हम ठान चुके हैं। हम ठान चुके हैं अपने मन में, पर जालिम से टकराएंगे, कोई बने रुकावट राहों में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपने मतलब निर्णय ले लिया है कि हम 2024 में इनको रहने नहीं देंगे? यस। ओके।